इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हसन रियाज। आज के कुछ 7-8 पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, जिनके ऊपर ये पूरा ब्लॉग होगा, जो कि आज के सारे दिन की डिटेल में आप लोगों तक शेयर करूंगा कुछ ही चंद मिनटों के अंदर। और बड़ी ही बारीक बारीक सवाल जो हैं, बारीक बारीक बातें जो हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता चलूँ मास्क मैन के ऊपर। जी हाँ, आज के दिन कौमी असम्बली का पहला दिन था। जमहूरी निज़ाम बहाल हो चुका है माशाल्लाह पाकिस्तान में। दोबारा से कोई अनहोनी नहीं हुई। जो अनहोनियाँ हुई हैं वो आप लोगों को मालूम है। जमहूरी निज़ाम का पहला दिन था आज। कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया, जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI की तय हिमायत याफ्ता जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे, ओवरऑल 306 लोगों ने हलफ उठाया है आज। उनमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, अली मोहम्मद ख़ान, जनाब शेर अफजल मरवत साहब, शायद काफ़ी सारे शहरियार अफरीदी साहब, अली बैरिस्टर गौहर साहब, और भी काफ़ी सारे, उमर यूब साहब, काफ़ी सारे जो सीनियर क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पे ज़रताज गुल साहिबा, उन्होंने भी आज ओथ लिया है, हलफ उठाया है। इन सब ने मास्क पहने हुए थे इमरान खान के, यानी माइनस इमरान खान फार्मूला पूरी तरह से फ्लॉप जा रहा था, जा रहा है और आगे भी शायद जाएगा। जो लोग माइनस इमरान खान करना चाह रहे हैं या जिन्होंने माइनस इमरान खान करने की कोशिश की है, वो बातें मेरे ख़्याल में ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर रिवाइव हो चुकी है। पहले हालात कुछ और थे। उसकी वजूहात ये थी कि उनके पास ना तो कोई अवामी मैंडेट था, ना ही वो कौमी असम्बली के फोरम पर थे, तो जब जिसका दिल करता था उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। पर अभी हालात कुछ और हैं कि कौमी असम्बली में हुकूमत को इन अरकान को फेस करना पड़ेगा। एक तो ये बात कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे सब ने मास्क पहने हुए थे, सब ने इमरान खान के मास्क पहने हुए थे मुंह पर, और सब ने ये बताया, ये बावर कराया कि इमरान खान की हमें ज़रूरत है और इमरान खान को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात, हंगामा रही कौमी असम्बली में, बहुत ज़्यादा हंगामा रही हुई, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। नून लीग ने भी नारे लगाए, PTI ने भी नारे लगाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी नारे लगाए। पर तहरीक इंसाफ के जितने भी हिमायत याफ्ता लोग जाते थे दस्तखत करने स्पीकर कौमी असम्बली के पास, तो वहाँ जाकर सब कैदी नंबर 804 के नारे लगाते थे, सब जाकर इमरान खान के नारे लगाते थे, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते थे। तो सब ने अपने दिल की भड़ास निकाली, सब ने अपना मैसेज दिया। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने एक पोस्टर लहराया जिसके अंदर लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा था और नेशनल मीडिया भी देख रहा था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता चलूँ अडियाला जेल की, अडियाला जेल से बड़ी ही एक ख़तरनाक खबर आई है, बहुत ही ख़तरनाक खबर आई है कि एक हसास तरीन सेल के अंदर एक कैदी ने 3 कैदियों के ऊपर हमला किया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, उसके ऊपर भी मैं आपको बात करता हूँ, आपको बताता चलूँ कि एक कैदी ने मग जो होता है स्टील का, उससे दीवार की ईंट निकाली और दीवार की दूसरी तरफ 3 कैदियों को निशाना बनाया। उनमें से एक कैदी इजाज़ रब्बानी, जो कि अपने ज़ख्मों की ताब ना ला सके, जिनको अस्पताल ले जाया गया और वो वहीं दम तोड़ गए हैं। बाकी 2 अभी ज़ख्मी हैं। उन पर ईंट से हमला किया गया था। तो ये एक बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान उसी जेल में हैं। अगर उस जेल का निज़ाम ये है कि जिसमें कैदी भी आपस में अगर लड़ पड़े तो एक दूसरे की जान ले सकते हैं, खुदा न खासा इस तरह का कोई हमला इमरान खान साहब के ऊपर भी हो सकता है, जब वो सो रहे हों, जब वो बैठ रहे हों या मुताला कर रहे हों। तो ये काफ़ी चीज़ें परेशान कुन हैं। वो पाकिस्तान के लीडर हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, अवाम का मैंडेट है उनके पास। लिहाजा अडियाला जेल के जो IG हैं, IG जेल खाना जात, उनको चाहिए कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा और फोकस्ड करें, और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस भी ले लिया हुआ है।
एक और बात, जी हाँ, इमरान खान के ऊपर मैंने बताई थी कि जुमेरात को हो सकता है इमरान खान रिलीज़ हो जाए। आज केस की समाअत हुई थी। इमरान खान के जो तोशाखाना केसेस थे और इद्दत केस थे, इन दोनों के ऊपर आज समाअत हुई थी। इन दोनों के अंदर जो मुखालिफ, एक तो हुकूमत की तरफ से जो 190 मिलियन पाउंड का केस था, उस पर भी वकला को बुलाया गया है, तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वकील हाज़िर नहीं हुआ, जिसकी समाअत मुलतवी करके 5 मार्च तक कर दी गई है। 5 मार्च बरोज़ मंगल हो सकता है इमरान खान को ज़मानत मिल जाए, इमरान खान की सज़ाएँ मुअत्तल करार दे दी जाएँ, तो इमरान खान मंजर आम पर इमरान खान रिहाई में आ सकते हैं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। ये क्लियर एंड कट न्यूज़ है। तीसरी सबसे खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिसका मेरे ख्याल में अब तक इलेक्शन से लेके अब तक जो कि सुर्खियों में रही है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। वो कौमी असम्बली के जाने माने पहचाने हुए एक बहुत पुराने, यानी 50 साल हो गए उन्हें कौमी असम्बली में, उन्हें सियासत में, तो उन्होंने इस बार किसी भी किस्म की गवर्नमेंट के साथ इल्हाक नहीं किया। अगर मैं दूसरी तरफ से बात करता चलूँ, अभी भी नून लीग ये कोशिश कर रही है कि JUI हमारे साथ चले, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ चलें, पर मौलाना फजल रहमान इस चीज़ को क्लियर कट कह चुके हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज हलफ उठाने के बाद मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान किया है कि वो जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उसका वो बाइकआउट करेंगे। उनका कहना है कि जिसमें मैंडेट चोरी किया गया हो, जिसमें अवाम का मैंडेट ना हो, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट हो, उसको हम नहीं मानते। तो उस पर इदारे काम करेंगे, अदलिया काम करेंगी, जिनका जो मैंडेट होगा अगर उनको दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में जो अवामी मैंडेट है उसके तौर पर जो भी वज़ीर आज़म होगा वो भी इन फ्यूचर सामने आ जाएगा। अब मैं तीसरी बात करूं, PTI का बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया गया था, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया हुआ है और पंजाब से यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो सदर मुंतखब हुई हैं और चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान मुंतखब हुए हैं और सिंध से एक हैं वो भी मुंतखब हुए हैं। बलूचिस्तान में उनका रहता है, अभी बलूचिस्तान में बहुत जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह जैसे इनके इलेक्शन पूरे होंगे तो ये केस दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करार देगी और उनको दोबारा उनका निशान कोई अलॉट कर दिया जाएगा। इट में भी बल्ले का निशान दोबारा ना मिले, हो सकता है कोई और निशान इनको अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सहाफ़ी जनाब असद तूर साहब पिछले 36 से 48 घंटे से तहवील में हैं और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किए गए हैं। उन पर जो केस है वो ये है कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है। देखें, अगर तो इस तरह की कोई मुहिम है तो ये सबसे गलत बात है। किसी भी इदारे के ऊपर बात करना नामुनासिब, नाजायज़ है। अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई प्रूफ्स हैं, अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई चीज़ है तो आप वो शो करें, एक चीज़। दूसरी बात ये कि इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि आप उनको इदारों में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, लिहाजा मेरे ख़्याल में उनका इस केस में रहना नामुनासिब है। इस केस में उनको अगर बुलाया गया है, इस केस में उनको अगर लिया गया है तो मेरे ख़्याल में उनको इस केस में माजरत करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक इज़्ज़तदार इदारे के सरबराह हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, नून लीग। जी हाँ, एक तो नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं सारा दिन। नवाज़ शरीफ ने जो माहौल फेस किया है कौमी असम्बली के अंदर, वो शायद उन्होंने सोचा ही ना था, उनके वहम गुमान में ही ना था कि आज का पहला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम चला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है, जिसके अंदर मरीम नवाज़ भी परेशान रही हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी परेशान रहे हैं, इसहाक डार साहब भी परेशान रहे और नवाज़ शरीफ साहब भी परेशान रहे। और जो मलिक आमिर डोगर साहब हैं जो कि मुल्तान से MNA मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी आज हलफ उठाया और उन्होंने सहाफ़ी हामिद मीर के प्रोग्राम में एक चीज़ का, बहुत बड़ी चीज़ का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज अपनी हैट्रिक कर चुका हूँ, मैं तीसरी बार कौमी असम्बली में आ रहा हूँ। मैंने आज तक कभी लोगों के चेहरे इस तरह नहीं देखे, ख़ास तौर पे नून लीग के चेहरे मैंने इस तरह नहीं देखे। नून लीग के वो लोग जो हमारे कुलीग हुआ करते थे, आज वो जब हलफ उठा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती उनको लाया गया हो, ज़बरदस्ती उनसे कुछ कराया जा रहा हो। इसी टॉपिक पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँगा।
एक टॉक शो के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, रहनुमा हैं और उम्मीदवार थे रावलपिंडी से, उन्होंने ना सिर्फ अपनी हार कबूल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में, इवन उन्होंने फॉर्म 45 भी देने का वादा किया। उन्होंने कहा मैं फॉर्म 45 भी दूंगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पिटीशन भी दायर की कि ये जीत आपने गलत नून लीग को दी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लिहाजा उनको अलॉट की जाए। उन्होंने आज बहुत ही बड़ी प्यारी बात की है। देखें, सबसे पहली बात, ऐवान में तकरीबन 98% लोग मुसलमान हैं, 2% अक़लियतें हैं जो कि गए हुए हैं, वो किसी भी अक़लियत से, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों। तो जो 98% मुस्लिम्स हैं, जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो ऊपर कलमा लिखा हुआ है, कौमी असम्बली में ऊपर कलमा लिखा हुआ है। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि उस कलमे के नीचे से गुज़र कर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं, उनके सामने जब हलफ उठाएंगे, क्या उनका दीन, क्या उनका ईमान उनको इस चीज़ पर मलामत नहीं करेगा कि वो एक हारे हुए लश्कर में है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले एक बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जब एक इंसान को पता हो कि वो एक हारे हुए लश्कर में है तो वो कभी भी काम नहीं कर सकता। तो यही बात मलिक आमिर डोगर को आज काफ़ी सारे जो उम्मीदवार थे नून लीग के, उन्होंने बात की आपस में एक दूसरे के साथ मजाक में कि यार ये फॉर्म 45 वाला है और ये फॉर्म 47 वाला है, और यार ये 8 फरवरी वाला है और ये 9 फरवरी वाला है। तो ये हालात हैं। दूसरी बात, परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि मांगे तांगे की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलेगी, वो कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अब आखिरी में बात करता चलूँ जनाब MQM पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी बायकॉट कर दिया प्रेसिडेंट को वोट देने से। उनका पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा नहीं बन पा रही, नून लीग ने ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय कर लिए हैं। उनका कहना है कि गवर्नर भी हमें दें सिंध का, MQM का, और 4 वजारतें भी दें। अभी तक नून लीग सिर्फ एक वजारत पर उन्होंने आमादगी का ज़ाहिर वो किया है और गवर्नर भी नहीं दे रहे। तो सो फार अभी तक उन्होंने काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, बाइकआउट किया हुआ है। हो सकता है नून लीग उनके क्वेश्चंस को रेज़ करे, जो कि मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि कुछ ऑडियोज़ लीक हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि MQM का मैंडेट जाली है। तो MQM के 22 सीटें हैं और 22 की 22 सीटों पर MQM तीसरे नंबर पर थी। वो कैसे पहले नंबर पर आए ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं और इदारे ही बेहतर जानते हैं। पहले नंबर पे वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको हरा दिया गया और MQM को जितवा दिया गया। अभी आगे MQM का क्या मुस्तकबिल होगा उसको अभी देखना बाकी है, और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का क्या मुस्तकबिल होगा उसको भी देखना बाकी है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक दूसरे के मुखालफत बयानवे के ऊपर वोट लेके, मैंडेट लेके कौमी असम्बली में आते हैं, इन्होंने आपस में कितनी देर में चलना है। मौलाना फजल रहमान ने ये कहा तो है आज कि ये जो कौमी असम्बली है, ये जो ऐवान है, ये 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा। हमें ऐसे शफाफ इलेक्शन कराने चाहिए, हमें ऐसा शफाफ जमहूरी निज़ाम लेके आना चाहिए जो आके ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करे, वो आके मुल्क की मसाइल भी दूर करे। तो अभी जो कोई भी गवर्नमेंट बनाएगा उसको सुबह शाम दोपहर एक ही डर रहेगा, कहीं मेरी गवर्नमेंट गिर तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे से कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, इसको मना लो, उसको मना लो, इसको बिठा लो, उसको बिठा लो, ये सारा कुछ चलता रहेगा। पाकिस्तान के हालात वही रहेंगे, पाकिस्तान के मामलात वही रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जितने भी कर्ज़े ले रहा है, पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसा मंसूबा खड़ा नहीं किया जिससे पाकिस्तान ये बात कर सके कि यार मैंने ये मंसूबा लगाया है, इस मंसूबे से मुझे $बिलियन मिलेंगे और उससे मैं पूरी दुनिया का कर्ज़ा उतार दूंगा। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान PIA की, पाकिस्तान रेलवेज़ की, स्टील मिल्स की, पाकिस्तान गैस की, किसी भी चीज़ की, वी आर इन लॉस। तो हमें अब लॉस की बात ख़त्म करनी होगी। हमारे वज़ीर आज़म जो भी हैं, वो जो वज़ीर रेलवे होंगे उनसे बात करें, भाई मेरे से अब प्रॉफिट की बात करो, मैं अब लॉस नहीं सुन सकता। और पाकिस्तान की आवाम को एक मैसेज दें कि मेहरबानी होगी पाकिस्तान की आवाम की कि वो गवर्नमेंट की
लाई गई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के। हो सकता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो और पाकिस्तान तरक्की करे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज तक पाकिस्तान को इस चीज़ का नहीं नॉलेज कि जिन चीज़ों पर टैक्स लगाना चाहिए उन पर टैक्स नहीं लगाते, जिन पर टैक्स लगाना चाहिए उन पर नहीं लगाते, जिन पर नहीं लगाना चाहिए उन पर लगा दिया जाता है। लाइक पेट्रोल पर टैक्स कहीं किसी मुल्क में नहीं होता, गैस पर किसी मुल्क में टैक्स नहीं होता, बिजली पर किसी मुल्क में टैक्स नहीं होता। टैक्स होता है तो आम छोटे बिजनेसमैन के ऊपर होता है, टैक्स होता है तो क्रिप्टो यूज़र्स के ऊपर होता है, टैक्स होता है तो फ्रीलांसर्स के ऊपर होता है, टैक्स होता है तो जिनकी इनकम्स हैं और उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से पैसा आया हुआ है उनके ऊपर होता है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को हर बंदे को रजिस्टर्ड करना होगा, हर बंदे को बताना होगा कि भाई तुम्हारी इनकम कहाँ से कितनी आ रही है। लिहाजा जब तक हम इस चेक एंड बैलेंस में नहीं जाएंगे और पेट्रोल, गैस और बिजली के ऊपर टैक्स लगाते रहेंगे, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सारा ब्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग फीडबैक देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।